दिल्ली के लाल किले के पास कितना बड़ा धमाका हुआ। 10 लोगों की उसमें मौत हो गई, बहुत सारे लोग घायल हुए। ये हमारी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक जी। माना जा रहा था कि आतंकी हमला नहीं है, सिलेंडर गैस का ब्लास्ट है। नमस्कार, आप भारत न्यूज़ लाइव देख रहे हैं। हमने देखा है कि दिल्ली के लाल किले के पास कितना बड़ा धमाका हुआ। 10 लोगों की उसमें मौत हो गई, बहुत सारे लोग घायल हुए। इतनी बड़ी आतंकी साजिश देश के अंदर कैसे ही रची गई, इसके लगातार पर्दाफाश हो रहे हैं और सफ़ेदपोश आतंकवादी इसमें पकड़े जा रहे हैं जो मेडिकल कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। अब वाइट कॉलर टेररिज्म भी देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद की जो परिभाषा हम दिया करते थे कि आतंकवादी मासूम, दबे कुचले और बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और मजबूरी में ऐसे कदम उठाते हैं, लेकिन ऐसी आतंकवादी घटनाओं ने ये देश में बता दिया है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। उनकी जो नीयत होती है सिर्फ वो होती है इंसानियत को ख़त्म करने की। जिस तरीके से वाइट कॉलर टेररिज्म देश में बढ़ता जा रहा है, ये हमारी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक जी, जो इन दिनों हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। सर, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, पहले तो ये माना जा रहा था कि आतंकी हमला नहीं है, सिलेंडर गैस का ब्लास्ट है, सीएनजी ब्लास्ट है, लेकिन अब इसको आतंकी हमला बोला गया है। जिस तरह से नाइट्रोजन का इस्तेमाल उसका बम का किया गया है, थोड़ा अलग प्रक्रिया रही है बाकी हमलों की तरह जो हम पहले एनालाइज करते थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने तो पहले दिन ही बोल दिया था कि ये आतंकवादी हमला है और ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम और पुलवामा उन सब से जुड़ा हुआ है जी। जब से कश्मीर से 370 हटा है तब से पाकिस्तान को ये लग रहा है कि उसके हाथ से मुद्दा निकलता जा रहा है जी। उसके बाद वहाँ इलेक्शन भी पीसफुल हो गई, तो इसलिए वो लोग फिर से जो है इस आतंकवाद को जिंदा करना चाहते हैं, जिससे कि मुद्दा इंटरनेशनल बना रहे। इसलिए उन्होंने पहलगाम वाला कांड करवाया जी। अब उसमें जैसे मोहम्मद को बड़ी अच्छी खासी चोट पहुंची है जी, उसको नुकसान पहुंचा है, तो जैसे मोहम्मद ने कहीं ना कहीं बोला भी है कि हम इसका बदला लेंगे, तो ये उसी का उसमें इन्होंने अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया है। जहाँ तक बात है वाइट कॉलर क्राइम की, वाइट कॉलर क्रिमिनल पहले भी टेररिज्म में पकड़े गए हैं। सिमी के एक्टिविस्ट थे, इंडियन मुजाहिदीन के एक्टिविस्ट थे, मोस्टली इंजीनियर थे जी। तो अब इस बार डॉक्टर्स आए हैं, तो ये बड़े ही बड़ी चिंता का विषय है कि इतने बड़े वाइट पोस्ट वाइट कॉलर लोग भी जो है रेडिकलाइज हो जा रहे हैं जी। वो आतंकवाद की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं, कट्टरपंथी बन रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है, इस पर देश को सोचना होगा और सुरक्षा एजेंसियों को भी, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी, कि कहाँ कमी है, ऐसी कौन सी पढ़ाई है जहाँ पे इनको ऐसा पढ़ाया जा रहा है जी। तो उन चीज़ों पे रोक लगाने की जरूरत है, चाहे वो मदरसा टाइप एजुकेशन है या कुछ और भी, जहाँ भी इस तरह की हो रही, जैसे वालफला यूनिवर्सिटी जी, ये भी कहीं ना कहीं से मुझे तो लगता है यूनिवर्सिटी ही कहीं बाहर से फंडेड होगी। बिल्कुल सर, जिस तरह से उसी को पूरा टेरर का हेडक्वार्टर बना दिया है, जो ये मेरी सोच है। सर, आपने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करी। इस यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर इस हमले में शामिल रहे, एक आतंकवादी हमले के दौरान ही मारा गया। इन लोगों को जब ये कश्मीर में काम करते थे, वहाँ की यूनिवर्सिटी से इनको निकाला गया, फिर इस यूनिवर्सिटी में नौकरी इनको मिल गई। तो क्या आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी ने किसी प्रकार की जाँच इनके खिलाफ नहीं करी और इनको नौकरी पे रखा? बिल्कुल करनी चाहिए। यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो पार्टी भी हो सकते हैं, मिले हुए भी हो सकते हैं। उन्होंने सब इस तरह के जो निकाले हुए लोग हैं जी, उनको ले रखा है और उनके यहाँ इतना बड़ा एक्टिविटी चल रही है, इतनी रेडिकलाइजेशन चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर की मस्जिद में, तो फिर ये क्यों उसको टॉलरेट कर रहे हैं, क्यों अलाउ कर रहे हैं? तो इनके ऐसा हो नहीं सकता कि इनके नॉलेज में ना हो, तो जरूर उसका रोल निकलेगा। धीरे धीरे देखना, इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है जी, सिक्योरिटी एजेंसी इसका निकालेंगे, पूरा जड़ तक जाएंगे। सर, इस हमले में बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। जो हमला हुआ, कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में हुआ है, प्लानिंग नहीं थी, घबराहट में उस व्यक्ति ने कर दिया। और जिस तरीके का हमला हुआ, आतंकवादी जो हमला करते हैं उसमें जो बम होता है उसके अंदर कीले, हमने देखा है कि कीले डालते हैं, लोहे की छर्रे डालते हैं। ये अलग तरीके का थोड़ा सा, क्या आप कहेंगे आप? नहीं, देखिए,
कुल मिलाकर के ये जो इनका मॉड्यूल चल रहा था, जिस तरह से जितने बड़े पैमाने पर इसका वो निकल रहा है, कश्मीर से लखनऊ तक, सहारनपुर से फरीदाबाद तक, जी जी तो ये इनकी बड़ी आतंकवादी घटना करने की योजना थी। और जैसा सामने भी आ रहा है, 26 जनवरी ऐसे किसी दिन ये कई शहरों में एक साथ ब्लास्ट कर जी जितनी मात्रा में विस्फोटक इन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। तो इसलिए ये अभी जो घटना हुई सर्टेनली उस प्लान का पार्ट तो नहीं था। जी अब चूंकि मॉड्यूल बस्ट हो गया, आतंकवादी पकड़े गए, उमर का नाम भी सामने आ गया, तो ये हो गया कि भाई अब तो फाइनली अरेस्ट हो जाओगे। जी सर। तो इनके जो आका हैं, इनके जो हैंडलर्स हैं ISI वगैरह के, जी उन्होंने कहा होगा बेटा तुम्हें तो मरना ही है, पकड़े जाना है, जी जी तो जाते जाते जो कर जाओ। जी तो इसलिए ये अटैक हुआ है। इसको जी। हताशा कह लीजिए, फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, अनप्लान्ड कह लीजिए। बिल्कुल ये गाड़ी में 3 घंटे जो बैठा रहा है, इसलिए बैठा रहा है कि चलो कहीं भीड़ भाड़ हो जाए, शाम का टाइम में भीड़ ज्यादा होती है, तो जहां तक पहुंच पाऊंगा वहीं ब्लास्ट कर दूंगा। तो ये है, क्योंकि पकड़ने से भी डरता था। बिल्कुल ये ज्यादा लंबा कहीं चला तो पकड़ा भी जा सकता है आदमी। बिल्कुल सर। तो इसलिए इसने मेरे विचार से इसलिए जल्दबाजी कही जा रही है कि अनप्लान्ड कर ढंग से किया गया है, फ्रस्ट्रेशन में किया गया है। जी सर, जिस तरीके से हमने देखा पुलवामा में कैसे हमला हुआ, आर्मी की जो कॉन्वॉय जा रहा था वहाँ पे कार आई और ब्लास्ट हो गया, उसी तरह पे आपको नहीं लगता कि सेम पैटर्न रहा होगा इस हमले का? नहीं, कार को बम के रूप में बहुत पहले से यूज किया जाता रहा है, जैसे मोहम्मद ने भी हमेशा से किया है। जी तो सिमिलर पैटर्न है, उसके लिए इनको ट्रेनिंग है, नॉलेज है इन लोगों को। तो वो एक चीज की जो एक्सपर्टीज हो जाती तो फिर इजी हो जाता है ना इन लोगों। जी तो वो उसको पता था पहले से कैसे करना है, ऑब्वियसली उसी की ट्रेनिंग कर रहे होंगे, करा रहे होंगे और लोगों को। सर, आप खुद इतने बड़े शिक्षा संस्थान के वाइस चांसलर है, हरियाणा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर हैं, जो इस आतंकी हमले से जुड़े लोग रहे हैं उनका लालन पालन पोषण अल फलाह यूनिवर्सिटी में हो रहा था, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे रेडिकलाइज्ड यूनिवर्सिटीज को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो UGC से भी और इन सब जगह से इनको बैन किया जाना चाहिए। और ऐसे इस तरह के संस्थानों की स्क्रूटिनी बहुत अंदर तक गहराई से होनी चाहिए, जो माइनॉरिटी संस्थान के नाम पर इस तरह की हरकतें करा रहे हैं, देश विरोधी राष्ट्र विरोधी जो काम कर रहे हैं आतंकवाद फैलाने का, बहुत ही चिंतनीय है और बहुत ही गलत है। हमने 2005 में देखा कि किस तरीके से सूरजनगर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, लगातार कई आतंकवादी धमाके हुए थे, कई लोगों की जान गई थी। सर, आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, इतनी हमारी जो न्याय प्रक्रिया इतनी ढीली है, लचर है, क्या आपको लगता है 10 लोगों को जो जिनकी जान गई उनको न्याय मिल पाएगा? देखिए, न्याय प्रक्रिया पे मैं क्या ही बताऊं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है तो सर्टेनली उसमें बहुत गैप्स हैं, बहुत ज़्यादा डिलेज हैं। मैं तो पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, मैंने अपने एक केस की गवाही 20 साल बाद दी। जब मैं एज ए पुलिस ऑफिसर जब मैंने करप्शन का केस पकड़ा था तो गवाही का टाइम 20 साल बाद आया। तो ये ट्रेजेडी है सिस्टम की। वैसे जो नए कानून बने हैं उसमें टाइम बाउंड का कॉन्सेप्ट रखा गया है कि ट्रायल भी टाइम बाउंड हो और इन्वेस्टिगेशन भी टाइम बाउंड हो। अगर वो ढंग से लागू हो जाए तो उम्मीद कर सकते हैं कि सुधार आएगा, अन्यथा सर्टेनली ये बात सच में चिंतनीय है कि इतना समय लग जाता है केसेस को डिसाइड होने में। तो सर, इन आतंकवादियों की धरपकड़ के दौरान पुलिस ने 2900 किलो विस्फोटक बरामद करा गया था और 3200 किलो विस्फोटक आया था, लगभग 300 किलो विस्फोटक अभी नहीं मिला है। क्या आपको लगता है कि उसको पुलिस को जल्दी से पकड़ना चाहिए? यस, वो तो पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर ही रही होगी। तो वो अपने काम में बहुत थोरो होते हैं। जब एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो एक एक चीज का हिसाब, तभी तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है, वो ऐसे छोड़ेंगे नहीं। सर, इतना बड़ा विस्फोटक इतनी बड़ी मात्रा में आया है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है हमारी जांच एजेंसियों की कमी है? अगर बॉर्डर पार से आया है तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी लापरवाही है। क्या देश में इतना विस्फोटक को प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति? देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट वो चीज़ नहीं है कि जो अवेलेबल ना हो। ये माइनिंग में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, इवन एक प्रकार से फर्टिलाइजर है, यद्यपि डिफरेंट फॉर्म का है। तो अवेलेबल तो है, ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है। और उसी तरह खाद और बीज के कट्टों में इसको स्टोर किया गया था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो कोई सुरक्षा एजेंसियों की चूक है। देखिए, जब तक हमें पता नहीं हो मॉड्यूल का तब तक आदमी फिर क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, गाड़ियां इतनी है, हर किसी को तो चेक नहीं कर सकते ना पुलिस। इतनी पुलिस कहाँ है हमारे पास? सर, आप खुद इतने बड़े पुलिस सेवा का आपका लंबा कार्यकाल रहा है, बड़े पुलिस के सर्विसेज पद से आप रिटायर हुए हो,
क्या आपको लगता है कि कुछ नए तरीके, आपने किताब भी लिखी है साइबर सिक्योरिटी पे, कुछ नए तरीके पुलिस को अपनाने चाहिए? मैंने इंटरनल सिक्योरिटी पे भी किताब लिखी जी। है, पूरा आतंकवाद कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ से हो रहा है, सब पे डिटेल में लिखा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि देश जो है ना, हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ लंबे समय से जूझ रहा है। जी जी। लगभग 40-45 साल हो गए, मैं कहूँगा 45 ईयर्स। तो इस पे हमें कोई भी हम में से चैन से नहीं बैठ सकता, न तो आम नागरिक, न सुरक्षा एजेंसियाँ, और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए जी और इस तरह के जो अटेम्प्ट्स हैं पड़ोसी देशों से, दुश्मन देशों से, जी। उनको, उन अटेम्प्ट्स को जो है पूरी तरह से हमें वो करना है, ख़त्म करना है या उनको निस्तानबूद करना है, फिजल आउट करना है, वो ऐसा होने देने से हमें रोकना है। सर, बहुत लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पहलगाम हमले में पता चल गया कि आतंकवाद का धर्म होता है और सिर्फ एक खास चुनिंदा धर्म से ही लोग आतंकवादी बन रहे हैं और आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं। तो जो ये इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हमारे यहाँ पे जब हम बोलते थे अर्बन नक्सल्स, उसको उसके खिलाफ भी लोग बोलते थे अर्बन नक्सल्स कुछ नहीं होता, लेकिन आप सबको पता चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह का ये आतंकवाद है जी कश्मीर वाला, और फिर उसके साथ जो फैला, जो ISI फैला रही है, जी। ये तो स्पष्ट रूप से रिलीजन बेस्ड है। तो जो इस तरह का नैरेटिव चलाते हैं कि धर्म नहीं होता, जी तो गलत नैरेटिव है, क्योंकि उनका तो क्लियर एजेंडा, तो बोल के कर रहे हैं। जी वो तो कह रहे हैं कि भाई 2 नेशन थ्योरी पे इंडिया पाकिस्तान बना था, जी तो कश्मीर में चूंकि मुस्लिम ज्यादा थे तो कश्मीर हमारा था। जी तो वो इसीलिए वो तो साफ साफ कह करके भाई वो कर रहे हैं ना, वो उसमें कोई वो शब्दों को छुपा भी नहीं रहे, क्लियरली बोल रहे हैं। ये तो जो लोग इस तरह बोल रहे हैं वो फालतू की बातें करते हैं। सर, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश है जहां आतंकवादी घटनाएं ना के बराबर है। आइसलैंड है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे किस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट अपना रही है, या वहाँ का वातावरण ऐसा कि वहाँ आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है? भाई, ये ऐसा नहीं है कि हमारी पॉलिसीज की वजह से हो रही। तो एक देश जब विभाजित हुआ जी तो कश्मीर का मुद्दा सोल्व नहीं हो पाया, तो वो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। जब तक उसको समझ करके पाकिस्तान शांत नहीं हो जाता, जब तक वो इस घटनाएं करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये एक हमारा इशू है जो पेंडिंग है, इसको सॉर्ट आउट करना है, सुलझाना है। तो जब तक पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा जी कि भाई वो गलत लड़ाई लड़ रहा है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हमारे देश के अंदर की प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम बाहर से है। जी बाहर से ही उकसाया जा रहा है, बाहर से ही रेडिकलाइज कराया जा रहा है, बाहर से ही असला दिया जा रहा है, बाहर से सारी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करना है उतना आसान नहीं जो आप सोच रहे हो कि फिनलैंड में और स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में शांति, क्योंकि उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। हमारी कश्मीर प्रॉब्लम जो है ना, भारत के आज़ाद होने के साथ ही शुरू हो। सर, नक्सलवादी समस्या भारत में इतनी बड़ी रही, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली, 2026 तक गृह मंत्री ने बोला खत्म हो जाए। जब नक्सलवाद खत्म हो सकता है तो आतंकवाद क्यों नहीं हो सकता? नक्सलवाद भी एक तरह का आतंकवाद था, पर उस फॉर्म को हमने खत्म कर लिया माननीय गृह मंत्री जी के डेडिकेटेड प्रयासों से और बाकी सभी के प्रयासों से, जो उनके नेतृत्व में ये सफलता मिली। आसान नहीं थी, इसमें भी सफलता मिलने में 30-40 साल लग गए हैं, जी और पिछले 10 सालों में जितना भयंकर काम हुआ है, जी फोकस्ड काम हुआ है, जी तब जा करके परिणाम आए हैं। तो आतंकवाद के खिलाफ भी हमें सफलता मिली थी। कश्मीर से बाहर तो पिछले 11 साल में इतनी गतिविधियां, एक्टिविटीज हुई नहीं थी। तो ये एक कुल मिलाकर के ये रिमाइंडर है कि नहीं, वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं है। जी जी और वो इसीलिए वो करते भी हैं। पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि कश्मीर प्रॉब्लम सोल्व नहीं है, जी जी उसको जिंदा रखना चाहता है जी। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, इसलिए ये घटनाएं करता रहता है। तो हम सर ये मान के चलें कि जो देश में ही बैठे गद्दार है, पहले तो हमारी लड़ाई उनसे, क्योंकि जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं उसमें लोकल लोगों का सपोर्ट होता है आतंकवादियों को। वो तो उनको मिलते ही ऐसे विचारधारा रेडिकलाइज कर करके, तभी तो वो उनको स्लीपर सेल बनाते हैं, अपनी विचारधारा में शामिल करते हैं कट्टरपंथी में, फिर उनको रेडिकलाइज करते हैं, पैसा देते हैं, अलग अलग तरीकों से प्रलोभन देते हैं, फिर उनको मोटिवेट करते हैं इस तरह की घटनाएं करने में। सर, मैंने आपका दैनिक जागरण में आर्टिकल पढ़ा था, उसमें आपने लिखा कि जो आतंकी हमला हुआ है ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए किया गया है। मैंने कहा ना कहीं जैसे मोहम्मद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था, तो इसलिए जैसे मोहम्मद फ्रंट पे आकर के इंडिया के अगेंस्ट इस तरह की कोई ना कोई कार्रवाई कर रही है जी जिससे कि मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि हम शांत नहीं बैठे। जी।
तो क्या अब लगता है कि जैसे पाकिस्तान से भी इस हमले की तार जोड़े जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2 की जरूरत है? देखिए, मैं उस पे बोलना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, जी क्योंकि सबसे पहले तो हम पहले इन्वेस्टिगेट कर लें इसको ढंग से, जी क्योंकि हमारे यहाँ भी तो लोग हैं ना जो बिल्कुल। इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जी और ये कम लोग नहीं है, ये 5-7 लोग नहीं है, बिल्कुल, बड़ी तादाद में। ये 100 से ऊपर नंबर हो सकता है इनसे, बिल्कुल। जिस तरह का इनका प्लानिंग था। जी तो इस इन्वेस्टिगेशन को हमें पहले अच्छे से करना चाहिए, जी तब जा करके हमें आगे वो पैरेलली हमें इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिकल एफर्ट्स भी करने चाहिए, जी बट हमें इसको गहराई तक जाकर इन्वेस्टिगेट शुरू करना चाहिए, जिससे ये सारे लोग पकड़े जा सकें। जी। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की तर्ज पे और भी यूनिवर्सिटीज़ चल रही है, क्या आपको लगता है जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है उन पे सरकार को और कड़ाई से ध्यान देना चाहिए? भाई वो सभी जगह देना चाहिए, जी मतलब जहाँ भी संभावना लगती है 1% भी कि यहाँ आतंकवादियों को शरण दी जा रही है या दी जा सकती है, तो हर जगह को थोरोली स्कैन करना पड़ेगा। क्योंकि इस नए मॉड्यूल की लाइट में दोबारा से हर जगह पे कड़ी नज़र बढ़ानी पड़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ानी पड़ेगी, और अंदर से देखना पड़ेगा कि कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियां तो नहीं चल रही। जी। तो सर बहुत सारी बातें मैंने आपसे पूछ ली, कोई अहम चीज़ जो मुझसे छूट गई हो आप बताना चाह रहे हो इस मसले से रिलेटेड? नहीं, मोस्टली बातें हो गई हैं। जी। तो जाहिर है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और सरकार को कड़े कदम ज़रूर उठाने चाहिए ताकि आतंकवादियों को निस्तनाबूद किया जा सके, और उनकी जो आतंकी सोच है सबसे पहले उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जितने भी भारत में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं हम देखते हैं वहाँ हमेशा बवाल की खबरें आती है, देश विरोधी गतिविधियों की खबरें सामने आती रहती हैं, तो हमें उसको भी देखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से इन लोगों ने सर नेटवर्क बनाया, ग्रामीण इलाकों को चुना जहाँ विकास नहीं है, सड़कें टूटी है, ये क्या नया तरीका। पहले हम देखते थे कि शहरों में आतंकवादी रहते थे, अब दूर गाँव में कोने में छुपे हुए हैं, खेतों में छुपे हुए हैं, खेतों के छोटे घरों में छुपे हुए हैं। मुझे वो तो जो भी उन्हें सूट करेगा ऐसी कुछ भी जगह यूज कर लेंगे। जी ठीक है ना, छुपने के लिए तो भीड़ भी बहुत अच्छी होती है, जी। जितनी ज्यादा भीड़ है उतने ज्यादा आपकी एनोनिमिटी है। जी तो छुपने के लिए कोई देहात का कोना भी अच्छा हो सकता है, जी। जब तक उसका कहीं से अंदाजा न लगे। तो ये तो उनको तो जो सूट करेगा उस जगह यूज कर सकते। जी। तो इस आतंकी हमले का बदला ज़रूर सरकार को लेना चाहिए और जितने भी दोषी हैं इसके उनको ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए, और हर एक भारतीय को अपना कर्तव्य ज़रूर निभाना चाहिए। अगर उसे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसकी सूचना पुलिस को ज़रूर देनी चाहिए। जो भी टेरर मॉडल्स अपनाए जा रहे हैं वो जो मौजूदा समय चल रहा है उसके अनुसार आतंकी अपना रहे हैं, तो उसी तरज पे जो हमारी एजेंसियां हैं उनको भी सतर्क होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट इतना विस्फोटक हम बरामद तो सरकार ने किया है, एजेंसियों ने करा है, लेकिन ये कैसे आया इसकी भी जांच ज़रूर करनी चाहिए, और जो लोग इसमें शामिल हुए हैं उनको ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए, तभी जो 10 निर्दोष लोग मारे गए हैं उनको न्याय मिल पाएगा।